ओके। सुप्रीम कोर्ट को स्टार्ट करने से पहले हम लोग थोड़ा बीते दिन का रिवीजन करेंगे और आप लोगों को बता दें आज और कल लास्ट डेट है एसएससी एमटीएस और हवलदार का फॉर्म भरने के लिए। जिन छात्रों का फॉर्म कंप्लीट नहीं हुआ है या जिन छात्रों का आधा अधूरा फॉर्म है वो आज और कल में भर दें उसको। अगर आप आज और कल में नहीं भरेंगे तो ये आपका फॉर्म रिजेक्ट हो जाएगा और आप एसएससी एमटीएस का फॉर्म नहीं डाल सकते। ये था पहली बात। दूसरी बात, जिन बच्चों का यूपी बीएड जिन बच्चों को यूपी बीएड करना है वो भी यूपी बीएड का फॉर्म अपना भरते जाएं। 15 तारीख इसकी लास्ट डेट है, 15 मई। यूपी बीएड से आप टीचर बन सकते हो। तीसरी बात, उत्तर प्रदेश पुलिस का नोटिफिकेशन जल्द ही आने वाला है। उत्तर प्रदेश पुलिस का नोटिफिकेशन जल्द ही आने वाला है। इसकी मिनिमम उम्र है 18 साल, मैक्सिमम उम्र है 23 साल। इसके बाद जो भी आप बोल सकते हो कि आयु छूट होगी वो अलग अलग कैटेगरी के हिसाब से है। लड़कियों के लिए हाइट है 152 सेंटीमीटर और लड़कों के लिए हाइट है 168 सेंटीमीटर, 168 सेंटीमीटर। तो आप लोग जो भी एलिजिबल हो, 12वीं पास हो, 168 सेंटीमीटर हाइट है, 18 साल के हो, तो आप लोग अभी से शुरू कर दीजिए उत्तर प्रदेश पुलिस के रिटर्न की तैयारी। अभी भी बहुत टाइम है। अगर अभी भी आप लोग बहुत अच्छे से तैयारी करना शुरू कर सकते हो, कर दीजिए, क्योंकि उत्तर प्रदेश पुलिस का सिलेबस कोई आसान नहीं है। उत्तर प्रदेश पुलिस का सिलेबस भी अपने आप में एक पहाड़ है। लेकिन अगर आप अभी से ट्राई करेंगे तो उत्तर प्रदेश पुलिस की एक सीट आपको मिल सकती है। क्लियर है? जैसा कि हमने बताया कि हमारे एक बैच का सिलेबस अब ख़त्म होने वाला है, तो इस हफ्ते ये लास्ट था और अगले हफ्ते से वो जिन बच्चों को हमने आपसे बात किया था उन बच्चों को चिन्हित करके उनका सीधे अब रिवीजन कराया जाएगा। आप लोग बिल्कुल रेडी रहें। हम लिस्ट संडे की शाम तक बना के दे देंगे कि कौन कौन से छात्र हैं जिनको हमें रिवीजन कराना है। क्लियर है? आया समझ में? ओके। आज का जो हमारा टॉपिक है सुप्रीम कोर्ट। इससे पहले हम लोग अपना संघीय प्रणाली, संसद, प्रधानमंत्री, राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति और इनका पूरा का पूरा मंत्रिमंडल, लोकसभा, राज्यसभा, विधानमंडल, विधान परिषद, विधानसभा, मुख्यमंत्री का कैबिनेट, मुख्यमंत्री का मंत्रिमंडल, ये पूरा हम क्लियर कर चुके हैं। ठीक है? और जो भी आपने कॉपी में नोट्स बनाया है उसको बहुत अच्छे से बनाइए। उसके सिवा एक्स्ट्रा भी पढ़िए। आप लोग मोबाइल में देखिए कितने सारे क्विज आते हैं, उसको देखिए। जितना भी जो भी टॉपिक आपको पढ़ाया जाता है उसको पूरा छल्ली कर दीजिए। इतने सारे क्वेश्चंस बनते हैं, नेट से देखिए, इंटरनेट का इस्तेमाल कीजिए, आपको बहुत सारे टॉपिक मिलेंगे। क्लियर है? आज का जो हमारा टॉपिक है वो क्या है? सुप्रीम कोर्ट। सुप्रीम कोर्ट ये हमारे देश का क्या है? उच्चतम न्यायालय है। हमारे देश का उच्चतम न्यायालय। हमारे देश का उच्चतम न्यायालय का मतलब हमारे देश का जो सबसे बड़ा न्यायालय है, यानी उस न्यायालय के बाद कोई दूसरा न्यायालय नहीं है, वो क्या है? हमारा सुप्रीम कोर्ट। हमारे यहाँ देश में सुप्रीम कोर्ट की एकीकृत व्यवस्था अपनाई गई है। सुप्रीम कोर्ट की एकीकृत व्यवस्था का मतलब क्या होता है कि पूरे भारत के 28 राज्य और 8 केंद्र शासित प्रदेश में इन सभी का एक ही न्यायालय, जिसको बोलते हैं सुप्रीम कोर्ट। चाहे राज्य हो, चाहे देश हो, केंद्र हो, संघ हो, हमारे सुप्रीम कोर्ट का जो भी आदेश होगा, ऑर्डर होगा, वो सभी 28 राज्य और 8 केंद्र शासित प्रदेश के लोगों को मानना पड़ेगा। और जहां हम तुलना करें अमेरिका की, तो अमेरिका में 50 राज्य हैं और अमेरिका में वहां का केंद्र लेवल का न्यायालय अलग होता है और राज्य लेवल का न्यायालय अलग होता है। केंद्र लेवल के अधिकार और कानून कुछ अलग होते हैं और राज्य लेवल के अलग होते हैं, जबकि हमारे यहाँ पर क्या है? एकीकृत व्यवस्था है। अमेरिका में बात की जाए दोहरी व्यवस्था है। हमारे यहाँ के सुप्रीम कोर्ट के ऑर्डर राज्यों में भी लागू होंगे, केंद्र में भी लागू होंगे, जबकि अमेरिका में ऐसा नहीं है। अमेरिका में केंद्र में जो नियम लागू होंगे वो राज्य में लागू हो भी सकते हैं, नहीं भी हो सकते। और राज्य में लागू होते हैं राज्य के न्यायालय के। यानी कैसी व्यवस्था हो गई?
दोहरी व्यवस्था, दोहरी व्यवस्था वाला न्यायालय है। और हमारा सुप्रीम कोर्ट कैसे है? जबकि यहां पर देखिए एक शब्द आ रहा है संघ, जबकि एक शब्द आ रहा है क्या? संघ। जिस तरीके से अमेरिका में संघीय व्यवस्था है, हमारा भी संघीय व्यवस्था है। हमारा भारत, हमारा देश 28 राज्यों और 8 केंद्र शासित प्रदेशों का एक समूह है, यानी संघीय व्यवस्था। संघीय व्यवस्था होने के बावजूद भी हमने अपने सुप्रीम कोर्ट की एकीकृत, ध्यान दीजिएगा, एकीकृत व्यवस्था अपनाई है। क्लियर है? आए समझ में? एकीकृत का मतलब ही है एक, पूरे भारत का सबसे बड़ा सर्वोच्च न्यायालय एक होगा। अभी वर्तमान में हमारा सुप्रीम कोर्ट कहां पे है? नई दिल्ली में है। ओके, अभी बात करते हैं, जरा देखिएगा, सुप्रीम कोर्ट की बात करें तो आप सभी लोगों को पता होगा जहां से हमारे संविधान का सिलेबस चालू होता है वो है हमारा 1773 का रेगुलेटिंग एक्ट। 1773 का क्या है? रेगुलेटिंग अधिनियम या एक्ट। ठीक है, 1773 का रेगुलेटिंग एक्ट या अधिनियम। इस अधिनियम को आपने अगर बहुत अच्छे से पढ़ा होगा तो आपने ये जाना होगा कि इसी एक्ट के तहत सन 1774 में कलकत्ता में उच्चतम न्यायालय की व्यवस्था की गई थी। ठीक है, आए समझ में? सन 1774 में। लेकिन ये जो सुप्रीम कोर्ट था ये उस समय लिमिटेड क्षेत्र के लिए था, पूरे भारत के लिए नहीं था। लेकिन इसकी स्थापना हमारे कलकत्ता शहर में की गई थी और इसके पहले न्यायाधीश थे सर एलिसा एम्प्रे। कौन था? सर एलिसा एम्प्रे। 1773 के रेगुलेटिंग एक्ट के तहत जो हमारे देश में पहला न्यायालय खोला गया सुप्रीम कोर्ट में, उच्चतम न्यायालय में, आए समझ में? कलकत्ता में उच्चतम न्यायालय, उसके पहले मुख्य न्यायाधीश कौन थे? सर एलिसा एम्प्रे। ये थे उस समय मुख्य न्यायाधीश। ध्यान दीजिएगा, कौन थे? मुख्य न्यायाधीश। और इनकी सहायता के लिए 3 अन्य जजों को भी नियुक्त किया गया 1774 में। जैसे जैसे समय बीतता गया, जैसे जैसे हमारे देश में कानून व्यवस्था अलग होती गई, तो एक और समय आया जिसका नाम है 1935 का भारत शासन अधिनियम। 1935 का भारत शासन अधिनियम। ठीक है, आपको बता दें 1935 का भारत शासन अधिनियम ये अपने आप में एक संविधान था 1935 के समय में, जिसकी रूपरेखा सन 1934 में ही बना दी गई थी और इसको पारित किया गया सन 1935 में। और इस 1935 के तहत भारत का सर्वोच्च न्यायालय बनाने का प्रावधान दिया गया था। भारत का सुप्रीम कोर्ट, यानी भारत का क्या है? एससी। आए समझ में? इसी समय 1935 का भारत शासन अधिनियम, इसी के तहत हमारे पूरे देश का एकीकृत बैंक हो, हमारे पूरे देश का एकीकृत सेंट्रल बैंक हो, जिसका नाम क्या है? आरबीआई। ठीक है, पूरे देश में एक ही मुद्रा का संचालन हो, इसी अधिनियम के तहत आरबीआई का भी प्रावधान किया गया। इसी अधिनियम के तहत आपने सुना होगा यूपीएससी और एसपीएससी, संघ लोक सेवा आयोग और राज्य लोक सेवा आयोग। संघ लोक सेवा आयोग और राज्य लोक सेवा आयोग, इसका भी प्रावधान किया गया। इसी समय में आपने देखा होगा कि बर्मा हमारे भारत से अलग हुआ। अब बर्मा, जिसको आज का म्यांमार कहते हैं, इसका मतलब म्यांमार ब्रिटिश काल में भारत का ही हिस्सा था। और 1935 के भारत शासन अधिनियम के तहत क्या हुआ? अलग हो गया ना। ओके, आप ये बताइए, समय चल रहा है 1935 और समय 1935 चल रहा है, तो इस समय तो हमारा देश आज़ाद नहीं हुआ था। लेकिन जब हमारा देश आज़ाद हुआ, जब हमारा भारत आज़ाद हुआ, कब? 15 अगस्त 1947। आप सभी लोगों को पता है कि इससे पहले हमारी 1946 में, समझिएगा, इससे पहले 1946 में हमारी एक संविधान सभा का निर्माण हो गया था और संविधान सभा लगातार हमारे संविधान बनाने का प्रयास कर रही थी। आए समझ में? और जैसे हमारा देश आज़ाद हुआ, हमारा देश आज़ाद होने के बाद जब तक हमारा संविधान बन नहीं गया, तब तक हमारे देश में
अंतरिम सरकार का शासन था। और ये अंतरिम सरकार कौन था? ये अंतरिम सरकार संविधान सभा ही थी। आया समझ में? कौन सी सरकार? अंतरिम सरकार। ये काफी बार एग्जाम में पूछा जाता है कि जब तक हमारे देश में, हमारे देश के खुद के लोकसभा के यानी लोकतंत्र के चुनाव नहीं हो गए, तब तक हमारे देश में शासन कौन कर रहा था? तब तक हमारे देश में शासन कर रही थी अंतरिम सरकार। और यही अंतरिम सरकार संविधान सभा थी। इसके दो रूप थे। जब यह देश में शासन करती तो अंतरिम सरकार कहलाती, और जब यही देश का कानून बनाती तो संविधान सभा कहलाती। आए समझ में? इसके कितने रूप हो गए? दो रूप हो गए। अब हमारा देश आज़ाद हो चुका था। हमारे देश को अपने खुद के नियम और कानून चलाने थे। हमारे देश में खुद का एक सुप्रीम कोर्ट होना था। हमारे देश में खुद का सुप्रीम कोर्ट बनाया गया, लेकिन इसका प्रावधान लेकर। किसका? 1935 का प्रावधान लेकर। और यह प्रश्न पूछा जाता है कि भारतीय सर्वोच्च न्यायालय या भारतीय सुप्रीम कोर्ट की स्थापना कौन से अधिनियम के तहत हुई है? वो अधिनियम है 1935 का भारत शासन अधिनियम। और जब इसके नियम और कानून, जजों की नियुक्ति कितने होने चाहिए, कितने मुख्य जज होने चाहिए, कितना अन्य जज होना चाहिए, ये सब कुछ तय हो गया, तो आखिरकार यह 28 जनवरी 1950 में अस्तित्व में आया। हमारा खुद का भारत का सुप्रीम कोर्ट, हमारे खुद का भारत का सुप्रीम कोर्ट कब अस्तित्व में आया? 28 जनवरी 1950। अब इस डेट को आपको पता होना चाहिए कि भारत में भारत का सर्वोच्च न्यायालय 28 जनवरी 1950 में अस्तित्व में आया। 2 दिन अगर पहले चले जाएं तो 26 जनवरी था 1950, और ये एक ऐसी डेट है जिसमें हमारा संविधान पूर्ण रूप से लागू हुआ। संविधान पूर्ण लागू हो गया। पूरे देश में संविधान को अच्छी तरीके से लागू किया गया। पूर्ण संविधान लागू किया गया 2 दिन पहले 26 जनवरी 1950। हमारा देश एक गणतंत्र घोषित हो गया, और इसीलिए हम 26 जनवरी को मनाते हैं रिपब्लिक डे, गणतंत्र दिवस। ठीक है? गणतंत्र का मतलब जहां पर लोगों का तंत्र हो, जहां पर लोगों को अपना शासक चुनने की आजादी हो। ठीक है? इसी डेट से 2 दिन पहले और चले जाएं, 24 जनवरी 1950। इसी डेट से 2 दिन और पहले चले जाएं, 24 जनवरी 1950। 24 जनवरी 1950 को हमारे देश का संविधान अंतिम बार पढ़ा गया। 24 जनवरी 1950 को हमारा जो संविधान है वह अंतिम बार पढ़ा गया, और उसमें पूर्ण रूप से सिग्नेचर किए गए। जितने लोग वो संविधान सभा में थे, सभी लोगों ने अंतिम बार पढ़ा और इसको यहाँ पे सिग्नेचर किया। 24 जनवरी 1905 यानी 24 जनवरी 1905 को हमारा संविधान पूरी तरीके से कंप्लीट हो गया, साइन हो गए, हस्ताक्षर हो गए, सब लोगों ने रेटिफाई कर दिया। आया समझ में? इसी डेट को हमारे भारत के प्रथम राष्ट्रपति डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को भी भारत का राष्ट्रपति नियुक्त कर दिया गया। इसी डेट में बने। इसी डेट में हमारे देश का राष्ट्रगान और हमारे देश का राष्ट्रगीत दोनों को मान्यता दी गई। ध्यान दीजिएगा, इसी डेट में हमारे देश का राष्ट्रगान और हमारे देश का राष्ट्रगीत मान्यता दी गई। जन गण मन अधिनायक जय है हमारे देश का राष्ट्रगान, वंदे मातरम हमारे देश का राष्ट्रगीत। ठीक है? इसी डेट में मान्यता दी गई। क्लियर है? अब जनवरी से 2 महीने पहले चले जाएं, जनवरी से 2 महीने पहले चले जाएं तो 26 नवंबर 1949, 26 नवंबर 1949 ये कैसी डेट है? यह एक ऐसी डेट है कि हमारा संविधान बनकर तैयार हुआ। संविधान बनकर तैयार हुआ, संविधान बनकर तैयार हुआ। और क्या प्रावधान हुआ? 26 नवंबर 1949 को हमारा संविधान बनकर तैयार हुआ, लेकिन एक चीज और हुई थी, हमारा संविधान
आंशिक रूप से लागू हुआ, आंशिक रूप से लागू हुआ। ठीक है, ये ध्यान दीजिएगा। हमारा जो संविधान है 26 नवंबर 1949 को आंशिक रूप से लागू हुआ। ध्यान दीजिएगा, एग्जाम में दो तरीके से पूछता है कि संविधान आंशिक रूप से कब लागू हुआ। 26 नवंबर 1949। संविधान पूर्ण रूप से कब लागू हुआ? 26 जनवरी 1900। और सभी लोगों को यह पता है कि 26 जनवरी डेट क्यों रखी गई? क्योंकि 26 जनवरी 1930 में पूर्ण स्वराज मनाने का संकल्प लिया गया था मोतीलाल नेहरू द्वारा कांग्रेस के लाहौर अधिवेशन में। आया समझ में? उन्हीं को सम्मान देने के लिए 26 जनवरी 1950 को तय किया डेट। क्लियर है? आज जब 26 जनवरी में हमारा संविधान पारित हो गया, पूरे देश में लागू हो गया, उसी के 2 दिन बाद हमारे पूरे भारत का एकीकृत न्यायालय सर्वोच्च न्यायालय को मान्यता मिल गई और सर्वोच्च न्यायालय हमारा अस्तित्व में आया। आया समझ में? क्लियर है? ये आप लोगों का कंप्लीट हो चुका है। अगर आप चाहें तो इसका फोटो खींच सकते हैं या इसको लिख लीजिए। ठीक है, लिख तो लिया होगा। आगे बढ़ते हैं। अब संविधान की बात की जाए तो संविधान हमारे सुप्रीम कोर्ट की बात की जाए तो इसका उल्लेख कहां पे है? संविधान का उल्लेख हमारे संविधान के भाग 5 में और अनुच्छेद 122 से अनुच्छेद 147 तक वर्णित है। सुप्रीम कोर्ट की बात की जाए यानी उच्चतम न्यायालय की बात की जाए तो उच्चतम न्यायालय यानी सुप्रीम कोर्ट हमारे भारत के संविधान में भाग 5 में अनुच्छेद 122 से लेकर अनुच्छेद 147 तक वर्णित है। अब आप ये बताइए, ये जो हमारा सुप्रीम कोर्ट है इसका क्या कार्य होगा? आखिरकार इसको क्यों बनाया गया? सीधी सी बात है, देश में जो भी केस होंगे या जो भी मसौदे होंगे उनको सॉल्व करने के लिए, जिनके भी कुछ अधिकारों का हनन होगा उसको अधिकार वापस दिलाने के लिए, न्याय दिलाने के लिए, यानी बोल सकते हैं कि सुप्रीम कोर्ट पूरे देश लेवल में हो रहे केस या हो रहे क्राइम या आप बोल सकते हो अपराधों को सॉल्व करने के लिए, न्याय दिलाने के लिए एक सुप्रीम कोर्ट की स्थापना की गई थी, जिसका अधिकार सभी न्यायालयों के सर्वश्रेष्ठ है। यानी आप बोल सकते हो, आप देखिए हमारे देश में क्या है, हमारे देश में जिला न्यायालय अलग होता है, उच्च न्यायालय अलग होता है, और ये सब किसके अंडर में है? सुप्रीम, यानी सुप्रीम कोर्ट से बड़ा कोई न्यायालय नहीं है। ठीक है, आए समझ में? तो ये देखिए संविधान के भाग 5 में अनुच्छेद 124 से 147 तक वर्णित है। अच्छा, इसमें क्या क्या वर्णित है? इसमें वर्णित है हमारे उच्चतम न्यायालय का गठन, हमारे उच्चतम न्यायालय की स्वतंत्रता, हमारे उच्चतम न्यायालय का कार्य, हमारे उच्चतम न्यायालय की शक्तियां, हमारे उच्चतम न्यायालय का न्याय क्षेत्र और उच्चतम न्यायालय की प्रक्रिया। आए समझ में? भाग 5 में अगर देखा जाए तो आखिरकार भाग 5 में क्या क्या वर्णित है? हमारे संविधान में भाग 5 में अनुच्छेद 122 से लेकर 147 तक सुप्रीम कोर्ट का गठन, सुप्रीम कोर्ट की स्वतंत्रता, सुप्रीम कोर्ट का कार्य, सुप्रीम कोर्ट की शक्तियां, सुप्रीम कोर्ट का न्याय क्षेत्र और सुप्रीम कोर्ट की प्रक्रिया उल्लेखित है। आए समझ में? अब सीधी सी बात है, इन सब में बताया गया होगा कि कितने न्याय जज हो सकते हैं, कितने मुख्य न्यायाधीश हो सकते हैं और कितने वकील हो सकते हैं, कहां तक इसका कार्य क्षेत्र हो सकता है। ठीक है, तो इसमें सबसे पहले आप लोग हेडिंग डालिए उच्चतम न्यायालय का गठन। उच्चतम न्यायालय का गठन। उच्चतम न्यायालय का गठन। अब आपको बता दें, उच्चतम न्यायालय के गठन में क्या बताया गया
कि इसमें एक मुख्य न्यायाधीश होगा। इसमें क्या होगा? एक मुख्य न्यायाधीश होगा। ठीक है, पूरे सुप्रीम कोर्ट का एक मुख्य न्यायाधीश होगा और उसके बाद अन्य न्यायाधीश होंगे। सन 2000 समझिएगा, सन 2009 में यह व्यवस्था दी गई कि सुप्रीम कोर्ट में एक मुख्य न्यायाधीश और बाकी 3 अन्य न्यायाधीश होंगे। ध्यान दीजिएगा, पूरे सुप्रीम कोर्ट में 2009 में यह व्यवस्था दिया गया कि एक मुख्य न्यायाधीश होंगे और 30 अन्य न्यायाधीश होंगे। ठीक है, तो टोटल मिला के इनकी टीम कितनी हो गई? 31। आया समझ में? समय समय पर संसद इनकी सीटों का निर्धारण करती रहती है। जैसे हमारे देश में, ध्यान दीजिएगा, जैसे हमारे देश में जनसंख्या का विस्तार होता है और जैसे हमारे देश में न्यायाधीशों पर पड़ने वाला लोड या उन पे पड़ने वाला कार्यभार बढ़ता चला जाता है, उसी हिसाब से संसद समय समय पर इनके सीट का विस्तार करते रहते हैं। शुरुआत में 7 थे, 8 हुए, 9 हुए, 17 हुए, 20 हुए और 2009 में 31 हुए। वर्तमान में बात की जाए तो वर्तमान में कितने हैं? कितने? 34। वर्तमान में कितने हैं? 34, जिसमें क्या है? एक मुख्य न्यायाधीश है और प्लस 33 क्या है? अन्य न्यायाधीश। पूरे के पूरे सुप्रीम कोर्ट में वर्तमान में देखा जाए तो वर्तमान में एक मुख्य न्यायाधीश है और 33 क्या है? अन्य न्यायाधीश है। ठीक है, और इनसे पूरा का पूरा बना है हमारा सुप्रीम कोर्ट। ठीक है, आया समझ में? ओके, अब यहां पर बात आती है न्यायाधीश की नियुक्ति। मुख्य न्यायाधीश के बारे में हमने बात कर लिया। अब बात करते हैं जो भी न्यायाधीश होता है उसकी क्या है? नियुक्ति। उसकी नियुक्ति कैसे की जाती है? ठीक है, आए समझ में? अब देखिए, आपको बता दें, मुख्य न्यायाधीश का मतलब वह व्यक्ति जिसको न्याय का, कानून का, संविधान का अनुभव भी होगा और उसको ज्ञाता भी होगा वह। ठीक है, इसीलिए सुप्रीम कोर्ट में मुख्य न्यायाधीश सबसे वरिष्ठ और सबसे ज्यादा एक्सपीरियंस्ड व्यक्ति को बनाया जाता है। जितने भी जज वहां पर होंगे या हाई कोर्ट के जज होंगे, उनमें से सबसे ज्यादा जो वरिष्ठ होगा या सबसे ज्यादा कानून का ज्ञाता होगा या सबसे ज्यादा जिसको एक्सपीरियंस होगा, उसी को नियुक्त किया जाएगा। और आपको बता दें, जब मुख्य न्यायाधीश की नियुक्ति होती है, ध्यान दीजिएगा, किसकी? मुख्य न्यायाधीश। पूरे सुप्रीम कोर्ट का मुख्य न्यायाधीश तो एक ही होगा। जब भी सुप्रीम कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश की नियुक्ति होती है तो आपको बता दें, जितने भी अन्य न्यायाधीश होते हैं उन सब की सलाह से होता है। ये ध्यान दीजिएगा। ठीक है, जैसे मान लीजिए अभी कोई हमारे मुख्य न्यायाधीश हैं और अभी हमारे मुख्य न्यायाधीश का जो कार्यकाल है वो समाप्त हो गया। अब दूसरा हमें मुख्य न्यायाधीश नियुक्त करना है, तो दूसरा मुख्य न्यायाधीश नियुक्त करने के लिए जो भी वरिष्ठ होगा उसको देखा जाएगा, उसका सर्विस टाइम देखा जाएगा, सर्विस काल देखा जाएगा और सभी जितने भी अन्य जज हैं सभी से परामर्श लिया जाएगा, सभी से सलाह ली जाएगी और सलाह लेने के बाद राष्ट्रपति द्वारा उसकी क्या हो जाएगी? नियुक्ति हो जाएगी। राष्ट्रपति द्वारा उसकी नियुक्ति हो जाएगी। यानी मुख्य न्यायाधीश की नियुक्ति कौन करता है? राष्ट्रपति। किसकी सलाह पर? बाकी जो अन्य न्यायाधीश है उसकी सलाह पर। आए समझ में? यहां पर कोई दिक्कत? ओके, अब बात करते हैं, अभी जैसे हमने बोला कि सुप्रीम कोर्ट में, ध्यान दीजिएगा, अभी जैसे हमने बोला कि सुप्रीम कोर्ट में एक मुख्य न्यायाधीश होता है और बाकी के बाकी क्या कौन होते हैं? अन्य न्यायाधीश होते हैं। तो यहां पर मुख्य न्यायाधीश की नियुक्ति तो हो गई और नियुक्ति किसके द्वारा हुई? राष्ट्रपति के द्वारा हुई। आया समझ में? क्लियर है? अब जरा एक चीज आपको बता दें, अभी तो एक व्यक्ति की नियुक्ति हुई है ना, बाकी न्यायाधीश की भी तो नियुक्ति होनी चाहिए, है ना? जब मुख्य न्यायाधीश की नियुक्ति हो जाती है राष्ट्रपति के द्वारा, तब यही मुख्य न्यायाधीश बाकी न्यायाधीशों को, बाकी जजों को नियुक्त करने की सलाह देता है। ठीक है,
आए समझ में? ध्यान दीजिएगा, जैसे मान लीजिए कि मुख्य न्यायाधीश कोई नवनिर्मित मुख्य न्यायाधीश है, बाकी न्यायाधीशों का भी तो कार्यकाल समाप्त होता रहता होगा, उनकी जगह कोई नए न्यायाधीश आएंगे, तो मुख्य न्यायाधीश को छोड़कर बाकी जो न्यायाधीश आएंगे, नियुक्त होंगे, वो भी राष्ट्रपति द्वारा किए जाएंगे, लेकिन अन्य न्यायाधीशों की नियुक्ति मुख्य न्यायाधीश की नियुक्ति की सलाह पर होगा। हमारे सुप्रीम कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश चीफ जस्टिस जिसकी सलाह देंगे, राष्ट्रपति उसी को जस्टिस यानी जज के रूप में नियुक्त करेंगे। आए समझ में? आ गया? यहां पर बार बार रिपीटेड क्वेश्चन पूछा जाता है कि यहां पर मुख्य न्यायाधीश की नियुक्ति कौन करता है? राष्ट्रपति। बाकी अन्य जजों की नियुक्ति कौन करता है? राष्ट्रपति। लेकिन किसकी सलाह पर? ठीक है, आए समझ में? ओके, नियुक्ति आपको समझ में आया? ओके, अच्छा, अब देखो, सीधी सी बात है कि जब मुख्य न्यायाधीश को हम नियुक्त करेंगे, जब मुख्य न्यायाधीश को हम नियुक्त करेंगे, तो उसके लिए अहर्ताएं क्या होती हैं, क्या क्या शर्तें होती हैं, कि किस शर्तों पर, किन आधारों पर सुप्रीम कोर्ट के जज को नियुक्त किया जाता है। तो पहला तो शर्त है वह भारत का क्या हो? नागरिक, भारत का नागरिक हो। ठीक है, भारत का नागरिक हो। आए समझ में? क्लियर है? दूसरी शर्त क्या हो सकता है? वह वरिष्ठ हो। कौन हो सकता है? वरिष्ठ हो। ठीक है, आए समझ में? और क्या हो सकता है? और आपको बता दें, वरिष्ठ हो, उसको हाई कोर्ट के जज, समझना, हाई कोर्ट के जज के रूप में 5 साल का एक्सपीरियंस हो। ठीक है, ध्यान दीजिएगा, जो भी हमारे सुप्रीम कोर्ट का मुख्य न्यायाधीश बनेगा, उसके लिए क्या क्या शर्तें होनी चाहिए? कि वह भारत का नागरिक हो, वरिष्ठ हो, हाई कोर्ट के जज या फिर हाई कोर्ट के जज जब बना हो, वो उसको कितने साल का एक्सपीरियंस हो? 5 साल का एक्सपीरियंस हो, कम से कम 5 साल का एक्सपीरियंस हो। ठीक है, आए समझ में? अगर वो जज नहीं है तो कम से कम वह 10 साल वकील रहा हो या उसने 10 साल वकालत की हो। ये ध्यान दीजिएगा, ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट पॉइंट है, आईएएस पीसीएस में कथन के रूप में आ जाता है। और अगर आप पीसीएस का और आरओ का तैयारी कर रहे हो तो ये आपके लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। ध्यान दीजिएगा, जब भी मुख्य न्यायाधीश की नियुक्ति की जाती है तो उसको देखा जाता है कि क्या वह भारत का नागरिक है, क्या वह वरिष्ठ है, या तो वह हाई कोर्ट के जज के में 5 साल एक्सपीरियंस रहा हो, या फिर वकील रहा हो और कम से कम 10 साल उसने वकालत की हो। ये शर्तें होती हैं मुख्य न्यायाधीश के नियुक्ति के लिए। ठीक है, आए समझ में? इसके बाद आती है शपथ। ठीक है, जब वो नियुक्त हो जाएगा तो उसको शपथ दिलाएगा, राष्ट्रपति उसको संविधान और गोपनीयता की शपथ दिलाता है। कौन? राष्ट्रपति। राष्ट्रपति उसको गोपनीयता की और संविधान की शपथ दिलाता है। अच्छा, ये योग्यता में एक और चीज आ जाएगा, वह पागल ना हो। वो पागल होगा तो क्या ही निर्णय करेगा, है ना? ये चीज है, तो पागल ना हो। क्लियर है? शपथ, शपथ क्या है? शपथ यानी गोपनीयता का शपथ और राष्ट्रपति की शपथ, राष्ट्रपति बोल रहा हूं, संविधान की शपथ। संविधान की शपथ उसे कौन दिलाएगा? राष्ट्रपति। राष्ट्रीय पति मैंने लिख दिया, देख रहे हैं हिंदी। ठीक है, राष्ट्रपति। आए समझ में? क्लियर है? यहां तक आप लोग क्लियर है? यहां तक कोई दिक्कत? आगे बढ़ते हैं। अब अगर कार्यकाल की बात की जाए, कि एक बार अगर मुख्य न्यायाधीश नियुक्त हो गया तो वह उसका कार्यकाल कितना रहेगा? ठीक है, उसका कार्यकाल कितना रहेगा? आपको बता दें, संविधान में कार्यकाल का कोई भी प्रावधान नहीं दिया गया है, लेकिन जो भी एक बार मुख्य न्यायाधीश नियुक्त हो गया तो वह 65 वर्ष की आयु तक, 65 वर्ष की आयु तक मुख्य न्यायाधीश बना रह सकता है। आया समझ में? हमारे संविधान में कोई प्रावधान नहीं है कार्यकाल का, लेकिन एक बार जो मुख्य न्यायाधीश बन गया वह 65 वर्ष की आयु तक मुख्य न्यायाधीश बना रह सकता है। आया समझ में?
ये जो राष्ट्रपति ये जो उच्चतम न्यायालय का मुख्य न्यायाधीश होता है, इसकी नियुक्ति करता है राष्ट्रपति। लेकिन मान लो कि ये अपना त्याग पत्र देना चाहता है, तो भी किसको देगा? राष्ट्रपति को ही देगा। आया समझ में? अगर यह अपना त्याग पत्र देना चाहता है तो भी किसको देगा? राष्ट्रपति देगा। मैंने आपको पहले बताया है, सेंट्रल लेवल के, केंद्र लेवल के जितने भी बड़े बड़े अधिकारी होंगे उन सभी को नियुक्त करेगा राष्ट्रपति, और वो त्याग पत्र भी देंगे किसको? राष्ट्रपति को। कभी अगर दिमाग में ना आए कि कौन राष्ट्रपति किसको नियुक्त करता है किसको नहीं, तो थोड़ा सा दिमाग में लगा लीजिएगा कि जितने भी सेंट्रल लेवल के ऑफिसर होते हैं, अधिकारी होते हैं या पर्सनल होते हैं, उसको सबकी नियुक्ति कौन करता है? राष्ट्रपति। कुछ भी कर दोगे, तुक्का भी लगा दोगे, राष्ट्रपति में क्लिक कर दोगे तो 99% आपका सही हो जाएगा आंसर, ठीक है। और ये आएगा, आप कई सारे अभी एग्जाम देंगे, देखिएगा MTS का भी एग्जाम देखेंगे। अभी MTS का एग्जाम देने आप लोग जाएंगे ना, तो आप देखिएगा 70 to 80% आपका MTS का पेपर, वो जितना आप पढ़ चुके हो ना उतना ही आएगा। हाँ, जो इंग्लिश का सेक्शन है, इंग्लिश का सेक्शन मैं नहीं कह सकता हूं, लेकिन बाकी बचा 75% वो देखिएगा आप यहीं से होगा। क्लियर है? इसलिए आपको बताते रहते हैं कि जो भी नोट्स आपने लिखे हैं, जो भी आप पढ़ रहे हो, किताबें हमने बताई हैं, उन्हीं को बार बार पढ़ते रहिए, बार बार रिवीजन करते रहिए, ठीक है। आए समझ में? ओके, चलिए आगे बढ़ते हैं। अब तो देखिए हमने नियुक्ति भी देख लिया, त्यागपत्र भी देख लिया। अब देखते हैं न्यायाधीशों को हटाने का तरीका, कि किसी मुख्य न्यायाधीश को हटाया कैसे जा सकता है, ठीक है। किसी मुख्य न्यायाधीश को कैसे हटाया जाता है, ठीक है। मुख्य न्यायाधीश नियुक्ति देख ली, अब हटाया कैसे जा सकता है, ठीक है। आप ही जरा बताइए, हमारे देश का सबसे बड़ा न्यायालय, सबसे बड़े कोर्ट का यह मुख्य न्यायाधीश होता है, यानी 135 करोड़ जनसंख्या में एक व्यक्ति, ठीक है। अब आप ये बताइए, नियुक्ति राष्ट्रपति द्वारा हो रही है, हटाया भी राष्ट्रपति द्वारा जाता है, लेकिन क्या इतना आसान है सुप्रीम कोर्ट के राष्ट्रपति को हटाना? नहीं। सुप्रीम कोर्ट का राष्ट्रपति बोल रहा हूं, कहां दिमाग चल रहा है पता नहीं। सुप्रीम कोर्ट का मुख्य न्यायाधीश, सुप्रीम कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश को हटाना इतना आसान नहीं है। सुप्रीम कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश को हटाने के लिए संसद के दोनों सदनों में प्रस्ताव पारित करना पड़ेगा। संसद के दोनों सदन, कौन सा? एक लोकसभा और कौन सा? राज्यसभा, ठीक है। ध्यान दीजिएगा, संसद के दो सदन हैं, संसद के दोनों सदनों में यह प्रस्ताव पारित करना पड़ेगा, लेकिन कौन से बहुमत से? विशेष बहुमत से। किससे? विशेष बहुमत से। आए समझ में? संसद के दोनों सदनों में सुप्रीम कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश को हटाने का प्रस्ताव पारित होना चाहिए, और वो भी कैसे? विशेष बहुमत से। फिर यह जो विशेष बहुमत है ये जाएगा किसके पास? राष्ट्रपति के पास। किसके पास? राष्ट्रपति के पास। और राष्ट्रपति उसको तभी हटा सकता है जब उसका क्राइम, अपराध, कदाचार, असंवैधानिक तरीके से चलना सिद्ध हो जाए, अन्यथा राष्ट्रपति उसको नहीं हटा सकता। क्लियर है? अब यहां पर आपने देखा, ये इतनी बड़ी बात है भाई, सीधी सी बात है, मुख्य न्यायाधीश को हटाना है जो देश का इतना बड़ा अधिकारी होता है, तो उसके लिए संसद के दोनों सदनों में विशेष बहुमत से प्रस्ताव पारित करना पड़ेगा। साधारण नहीं, विशेष बहुमत, यानी संसद में मौजूद 2/3 लोगों की जरूरत है। संसद में मौजूद 2/3 लोगों का विशेष बहुमत चाहिए, तब जाके उसको हटाया जा सकता है। किसको? उच्चतम न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश को। ये बहुत बार ये प्रश्न पूछता है, रट लीजिएगा। मुख्य न्यायाधीश हटाया जाता है राष्ट्रपति द्वारा, लेकिन प्रस्ताव पारित होता है संसद के दोनों सदनों में, और वो भी कौन से बहुमत से? विशेष बहुमत। विशेष बहुमत मतलब 2/3 या 2/3। आए समझ में? क्लियर है? ये था हटाने का तरीका। अब आते हैं मुख्य न्यायाधीश के वेतन भत्ते। मुख्य न्यायाधीश के वेतन या भत्ते। अब देखिए, इतना बड़ा अधिकारी होता है, तो बाकायदा बंगलो मिलता है, गाड़ी मिलती है, सिक्योरिटी मिलती है, और फ़ोन का चार्ज मिलता है, बहुत सारे लाइट, बिजली बिल, सब कुछ इनको मिलता है। और एक चीज़ आपको बता दें, समय समय पर वेतन भत्ते, सुप्रीम कोर्ट का अधिकारी है, समय समय पर वेतन भत्ते इनके कौन तय करता है? बिल्कुल सही, समय समय पर
मुख्य न्यायाधीश और अन्य न्यायाधीशों के वेतन भत्ते समय समय पे कौन निर्धारित करता है? संसद। ध्यान दीजिएगा, आया समझ में? जितने बड़े बड़े अधिकारी होते हैं सबका वेतन भत्ते संसद नियुक्त करती है। यहां तक कि सांसदों के भी, मंत्रियों के भी, राष्ट्रपति का भी वेतन कौन तय करता है? संसद तय करता है। क्लियर है? यह भी एग्जाम में काफी बार आ चुका है कि कौन सी संस्था तय करती है। क्लियर है? ओके। उच्चतम न्यायालय के स्थान की बात की जाए, उच्चतम न्यायालय के स्थान की बात की जाए, कहां है स्थान? अरे उच्चतम न्यायालय का स्थान कहां है? दिल्ली बोलो ना फिर। दिल्ली की नई दिल्ली? नई दिल्ली, है ना? आपने देखा होगा कि जब भी न्यूज़ आती है तो एक सुप्रीम कोर्ट का न्यूज़ तो आ ही जाता है कि सुप्रीम कोर्ट के न्यायालय ने या सुप्रीम कोर्ट के जज ने ये फैसला लिया। और आपको बता दें, सुप्रीम कोर्ट के जजों का, न्यायाधीशों का और मुख्य न्यायाधीशों का जो भी फैसला होता है बकायदा उसका अभिलेख बना के संरक्षित किया जाता है। सुप्रीम कोर्ट के जजों का जो भी फैसला होता है उसका एक अभिलेख बना के उसको सुरक्षित किया जाता है। पता है क्यों? क्योंकि बहुत बार ऐसा होता है कि पहले कभी किसी जज ने कोई निर्णय दिया हो और बाद में उसी निर्णय को पलट दिया हो किसी दूसरे जो है जज ने। ऐसा बहुत बार हुआ है, अभी मैं बताऊंगा जब केसेस में पढ़ाऊंगा आपको। क्लियर है? इसीलिए उनको संरक्षित किया जाता है कि आपने उस समय ऐसा डिसीजन दिया था लेकिन अब इस हिसाब से वो डिसीजन अमान्य घोषित करके नया डिसीजन लिया गया। ठीक है, आए समझ में? इसके बाद है उच्चतम न्यायालय की शक्तियां और क्षेत्राधिकार। उच्चतम न्यायालय की शक्तियां और क्षेत्राधिकार। उच्चतम न्यायालय की शक्तियां और क्षेत्राधिकार कि उच्चतम न्यायालय की क्या क्या शक्तियां होती हैं, उसके क्या क्या क्षेत्राधिकार होते हैं। लगभग 6 से 7 शक्तियां और क्षेत्राधिकार होते हैं। आप सभी लोगों को पता होना चाहिए कि इसके क्या क्या क्षेत्राधिकार है। चलिए एक एक करके लिखते हैं। पहला है आपका मूल क्षेत्राधिकार। मूल दूसरा है आपका न्यायाधीश क्षेत्राधिकार, अपीलीय क्षेत्राधिकार। तीसरा न्याय क्षेत्राधिकार। न्यायाधीश। तीसरा है अपीलीय। चौथा है आपका सलाहकार क्षेत्राधिकार। पांचवा है आपका अभिलेखों का न्यायालय। अभिलेखों का न्यायालय। छठवां है आपका न्यायिक समीक्षा। न्यायिक समीक्षा। और सातवां है आपका अन्य शक्ति। हमारे उच्चतम न्यायालय, हमारे भारत का जो उच्चतम न्यायालय है, उच्चतम न्यायालय की शक्ति और उसके क्षेत्राधिकार क्या होते हैं? हमारे उच्चतम न्यायालय के क्षेत्राधिकार और शक्तियां देखिए, मूल अधिकार,
या मूल क्षेत्राधिकार, दूसरा क्या है न्यायाधीश क्षेत्राधिकार, अपीलीय क्षेत्राधिकार, सलाहकार क्षेत्राधिकार, अभिलेखों का न्यायालय, न्यायिक समीक्षा और अन्य शक्तियां। इसको एक एक करके पढ़ते हैं कि ये क्या होता है। देखिए बॉयज एंड गर्ल्स, एक एक करके पढ़ते हैं। जैसे ये उच्चतम न्यायालय है, ये उनको बता दीजिए इसी में आ जाए, ठीक है, इसी हॉल में आ जाए, उनको बता दीजिए। देख रहे हो हमारे होनहार छात्र, है ना, जब भी किसी छात्र को बोला जाता है कि भाई उनको बता दीजिए तो वो सब इधर देखते हैं, इधर देखते हैं, है ना, और दूसरे को देख के सोच रहे होंगे देखो सर की बात नहीं मान रहा, और खुद नहीं उठ के चला जा रहा है कि उनको बता दे यहाँ पर आ जाए, है ना। आ जाइए, इधर आ जाइए, इसमें बैठ जाइए, ठीक है। तो हमारे सुप्रीम कोर्ट यानी उच्चतम न्यायालय की शक्तियां क्या क्या है, मूल क्षेत्राधिकार, न्यायाधीश क्षेत्राधिकार, अपीलीय क्षेत्राधिकार, सलाहकार क्षेत्राधिकार, अभिलेखों का न्यायालय, न्यायिक समीक्षा या अन्य शक्तियां। इसका देखिए सबसे पहले मूल क्षेत्राधिकार की बात समझिए। मूल क्षेत्राधिकार का मतलब होता है कि जब भी, ध्यान दीजिएगा, जब भी केंद्र लेवल में कोई बहुत बड़ी घटना हो जाएगी, विवाद हो जाएगा, तब सुप्रीम कोर्ट उसका निपटारा करेगा। केंद्र से किसी राज्य का विवाद हो जाएगा तो उसको सुप्रीम कोर्ट निपटारा करेगा, या दो राज्य आपस में विवाद कर रहे हैं, जैसे आपने देखा होगा तमिलनाडु और केरला, कावेरी नदी जल विवाद, सुना है आपने, कावेरी नदी जल विवाद, तमिलनाडु और केरला। तो ऐसे अंतरराज्यीय विवादों का निपटारा कौन करेगा, सुप्रीम कोर्ट। तीन चीजें ध्यान सुनिएगा, पूरे देश लेवल में अगर कोई बहुत बड़ी घटना हो गई या विवाद हो गया तो उसका निपटारा करेगा सुप्रीम कोर्ट। अगर केंद्र सरकार ने कोई ऐसी नीति लाई है जिससे किसी राज्य का दोहन हो रहा है, या बोल सकते हो कि किसी राज्य को उससे दिक्कत है, तो वो राज्य और संघ का विवाद हो गया, उसका निपटारा करेगा कौन, उच्चतम न्यायालय। अगर दो राज्य में आपस में विवाद हो गया किसी भी मसौदे को लेकर, क्षेत्र को लेकर या शक्तियों को लेकर या पुलिस को लेकर या नदी को लेकर, तो उसका भी निपटारा कौन करेगा, सुप्रीम कोर्ट। और यह किसके अंडर में आता है, मूल क्षेत्राधिकार के अंडर में आता है। दूसरा क्या है, न्यायाधीश क्षेत्राधिकार। न्यायाधीश क्षेत्राधिकार का मतलब होता है कि ये जो हमारा सुप्रीम कोर्ट है, ये सुप्रीम कोर्ट हमारे मौलिक अधिकारों का संरक्षण होता है ना, मौलिक अधिकारों का क्या होता है, संरक्षक। काफी बार एग्जाम में आया हुआ है कि इनमें से मौलिक अधिकारों का संरक्षक कौन होता है, सुप्रीम कोर्ट। और प्लस एक शब्द और आता है, गारंटर। हमारे मौलिक अधिकारों का गारंटर कौन है, सुप्रीम कोर्ट। अच्छा, ये गारंटर का मतलब क्या होता है, गारंटी। दुकान में जाते हो ना, लेके जाइए, 3 साल की गारंटी है, 3 साल में खराब नहीं होगा, ऐसा सुना है आपने, है ना। आपने देखा होगा कि ये फ्रूट वाले जो होते हैं, सब्जी वाले होते हैं, अरे जाके बना के देखिए बहुत अच्छा लगेगा, हम भी यही खाते हैं, बोलता है कि नहीं बोलता ऐसा, क्यों। कहीं किसी दुकान में जाते हो कपड़ा उपड़ा लेने, जूता वूता लेने, तो देखो दुकान में क्या होता है, बढ़िया लोग होते हैं, बेचने वाले होते हैं, तो उनका काम ही होता है चाहे तुम्हें पसंद आए चाहे ना आए उसको बेच देना है। अब मान लीजिए कि कोई शर्ट बड़ी बेकार है और तुम पहन के आए ट्रायल रूम से, तो दुकान वाले क्या बोले, अरे वाह कितना अच्छा लग रहा है, बहुत बढ़िया लग रहे हो, राजा बाबू लग रहे हो, वाह जम रही है, ले जाओ, ऐसे करेगा ना। मान लो जूता तुम्हारे पास टाइट है, जूता तुम पहन के आए टाइट है, और तुम उसको चल के दिखा रहे हो और पूछ रहे हो भैया कैसा लग रहा हो, अरे मस्त है यार, तो उसको लेके जा, मैं भी यही पहनता हूँ घर में, मेरे बच्चे भी यही पहनते हैं। जैसे ये है, इधर आपने देखा होगा, ये ऐसा टोपी पहनाता है ग्राहकों को, वो क्या बोलता है, ये सनराइज करियर एकेडमी है यहाँ पर, और यहाँ पे 300-400 छात्र पढ़ते हैं, सब मेरे यहाँ से लेके जाते हैं, ये लोग बना लिया मार्केट, ठीक है। कोई बात नहीं, शायद हमारी किसी छात्रा को बुरा लग गया उसके कथन से, वो उसकी दुकान से जूते लिया रफू चक्कर, वो आज तक बोलता है कि सर वो लड़की आई है क्या आज, वो नहीं आई, वो हमारा 2 जोड़ी जूता लेके गई है, अभी तक पेमेंट नहीं की है। उन्होंने बोला मुझसे पूछा था जब उसको जूते दे रहा था। चलिए बॉयज एंड गर्ल्स, न्यायाधीश क्षेत्राधिकार का मतलब होता है कि ये सुप्रीम कोर्ट
हमारे मौलिक अधिकारों का संरक्षक है, प्लस हमारे मौलिक अधिकारों का गारंटर भी है। कई बार ये एग्जाम में आया है कि वह कौन है जो हमारे गारंटर कौन है, या सुप्रीम कोर्ट क्या है, गारंटर। कैसे गारंटर? कभी भी अगर आपके मौलिक अधिकारों का हनन हुआ है तो आप छोटी अदालत में नहीं, आप अनुच्छेद 32 के तहत डायरेक्टली सुप्रीम कोर्ट में याचिका दायर कर सकते हो, और आर्टिकल 226 के तहत हाई कोर्ट में याचिका दायर कर सकते हो। और जब आपने मौलिक अधिकारों के हनन की याचिका दायर की है तो वहां पर सुप्रीम के पास 5 अधिकार होते हैं, यानी सुप्रीम कोर्ट के पास 5 प्रकार के रिट जारी करने का अधिकार होता है। और वो रिट क्या है जरा देखते हैं। वो रिट है बंदी प्रत्यक्षीकरण। वो रिट क्या है? रिट बंदी प्रत्यक्षीकरण। दूसरा परमादेश। परमादेश का मतलब क्या होता है? परमादेश का मतलब होता है पेश किया जाए। उत्प्रेषण, 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 प्रतिषेध, और क्या होता है? अधिकार प्रचार। ये मैं अपने मौलिक अधिकारों के लेक्चर में आपको बता चुका हूं। इन रिट का मतलब जब भी हमारे मौलिक अधिकारों का हनन होगा आप डायरेक्टली सुप्रीम कोर्ट या हाई कोर्ट जा सकते हो। आया समझ में? क्लियर है? जैसे मैंने कई बार आपको बोला है, मैं लड़का लड़की दोनों का एग्जांपल देता हूं कि अगर कभी आप शादी के लिए गए हो और आपको ये बोल के रिजेक्ट कर दिया गया कि आप काले हो, मतलब आपके साथ रंग भेद किया गया, आपके कलर को देख के आपको रिजेक्ट कर दिया गया, जाओ नहीं करेंगे, ठीक है, तो यहां पर आप याचिका दायर कर सकते हो कि इस लड़की ने मुझे काला कहा। तो सुप्रीम कोर्ट भी बोलेगा उसने तुझे काला कहा क्योंकि तू काला है, केस डिसमिस। केस डिसमिस नहीं होगा। जो भी धर्म को देखकर, रंग को देखकर, जात को देखकर, जन्म के स्थान को देखकर, लिंग को देखकर भेदभाव करेगा उसके मौलिक अधिकारों का हनन होगा, और आर्टिकल 32 और 226 के तहत न्यायालय, सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट उसे देखेगा, सजा देगा। और आपको बता दें इसकी बहुत कड़ी सजा होती है। तो गलती से भी लड़का हो चाहे लड़की, रंग देखकर किसी के साथ मौलिक अधिकारों का हनन मत कर दीजिएगा। क्लियर है? ओके, चलिए आगे बढ़ते हैं। आगे क्या है हमारा? अपीलीय क्षेत्राधिकार। कौन सा? अपीलीय क्षेत्राधिकार। ठीक है। अपीलीय क्षेत्राधिकार का मतलब होता है कि सुप्रीम कोर्ट में आप बहुत सारे केसों की अपील कर सकते हो। अब बहुत सारे केस की अपील, जैसे अगर आपका संवैधानिक मामला है तो संवैधानिक मामला के हनन होने पर केस दर्ज करा सकते हो, अपील करा सकते हो। दीवानी मामले हैं तो दीवानी मामले में अपील कर सकते हो। आपराधिक मामले हैं तो आपराधिक मामले में कर सकते हो। विशेष अनुमति द्वारा अगर अपील चाहिए तो वो भी कर सकते हो। आया समझ में? ये आता है हमारे किसमें? अपीलीय क्षेत्राधिकार में। खैर ये हमारे सिलेबस में इतना इंपॉर्टेंट नहीं है, लेकिन फिर भी एक शक्ति है उच्चतम न्यायालय की। आपने देखा होगा बहुत बड़े बड़े कंपनियों के जो केस हो जाते हैं, बहुत बड़ी बड़ी कंपनियों के जो केस हो जाते हैं वो सुप्रीम कोर्ट में लाए जाते हैं। जैसे डिस्कॉम कंपनी, जैसे आपने देखा होगा कि सन 2010 में जब कॉमनवेल्थ के गेम हुए थे हमारे देश में, तो 2G घोटाला हुआ था। तो 2G घोटाला का केस यहाँ पे दर्ज किया गया। और आपको बता दें, आपने आज से लगभग 7, 8, 10 साल पहले, मुझे तो यही लगता है 8 साल पहले, एक कंपनी आई थी फ्रीडम 250, याद है? 250 रुपए का मोबाइल, एंड्रॉयड मोबाइल। खैर आप लोग उस समय 10 साल पहले बच्चे रहे होंगे तो आप लोगों को क्या पता, लेकिन हम नहीं थे बच्चे। आए समझ में? हम लोग जो है, हमने देखा, मैं बीटेक करता था तो उस समय क्या हुआ कि बड़ा प्रचार चला था इंटरनेट में, मोबाइल में, फेसबुक में, व्हाट्सएप में, कि एक ऐसी कंपनी है भारत की जो 250 रुपए में आपको एंड्रॉयड मोबाइल देगी। और आज से 8 से 10 साल पहले एंड्रॉयड मोबाइल बहुत तेजी से चला था, बहुत तेजी से। तो लोग इतने लालच में हुए, उन्होंने क्या किया, बुकिंग का सिस्टम चलाया। और बुकिंग का सिस्टम क्या था कि जो भी उस मोबाइल की बुकिंग कराना चाहता है, लिमिटेड स्टॉक है, बुकिंग कराना चाहता है, ऑनलाइन पेमेंट करे।
तो बहुत सारे लोगों ने ऑनलाइन पेमेंट किया और 250 रुपये का जो एंड्रॉयड मोबाइल, तो एक घर से 10-10 मोबाइल ऑर्डर हो गए, है ना भाई। कई लोगों ने सोचा यार 250 रुपये का मोबाइल है, कोई बात नहीं, एक मम्मी को दे देते हैं, एक दादी को दे देते हैं, एक बच्चे को दे देते हैं, एक रख लेते हैं जो आने वाला बच्चा है, जो भी पैदा नहीं हुआ उसके लिए। तो बहुत सारे लोगों ने क्या किया, अंधाधुन मोबाइल ऑनलाइन बुक किया। अभी मोबाइल की डिलीवरी नहीं हुई है। जैसे आपने देखा होगा अमेजोन में कुछ सामान आप मंगाते हो तो कुछ सामानों में कैश ऑन डिलीवरी नहीं रहता, आपको अपने कार्ड से पेमेंट करवाना पड़ता है। पहले आपने पेमेंट पहले कटवा दिया, उसके बाद प्रोडक्ट आता है। जैसे ही काफ़ी दिनों तक उस कंपनी का कोटा पूरा हुआ, कंपनी रफू चक्कर, ठीक है, और लालच में पड़ गए। इसीलिए बहुत पुराने से बुजुर्गों ने कहा कि लालच नहीं करना चाहिए। क्यों? लड़कियों जब बारात में जाती हो तो लगता है ना कि एक आध फुल्की और खा लिया जाए, क्या ही फर्क, पैसा थोड़ी लग रहा है, पैसा थोड़ी लग रहा है ना। यहाँ पर जहाँ पैसा लग रहा है वहाँ लिमिटेड खाओगे, लेकिन शादी भैया खिलाए जाओ तुम, ठीक है, आज पैसा नहीं लगना है, तो वो नुकसानदायक है। लालच कभी नहीं करना चाहिए, ये ध्यान दीजिएगा। और जो चीज़ बड़ी आसानी से हो जाए, जिसमें मेहनत ना हो, समझ जाइएगा गलत रास्ते में चल रहे हो दोस्त। कोई भी चीज़, नौकरी ही क्यों ना हो, पढ़ाई क्यों ना हो, अगर वो बहुत आसानी से हो जाए, संघर्ष नाम की चीज़ ना हो, तो सोच लीजिएगा बड़े गलत रास्ते में चल रहे हो। और सुबह से लेकर शाम तक आपके रास्ते में अगर अड़चन ना आए तो भी समझ जाइएगा कि आप बहुत गलत रास्ते में चल रहे हो। आए समझ में? अपराध का रास्ता बड़ा सरल होता है और वही संघर्ष का रास्ता बड़ा कठिन होता है। कानून को हाथ में कभी नहीं लिया जाता। आप बताइए, किसी को आपके ऊपर जो है दिक्कत आती है और मान लीजिए किसी ने आपकी ज़मीन हड़प ली, तो बहुत सारे लोग क्या करते हैं, निकाला रामपुरिया चाकू दे दिया, खरीदी 10,000 की बंदूक, धाए चला दिया। देखो कितना आसान था, है ना, बताइए कितना आसान था। लेकिन यही रास्ता आपको मुश्किल में डाल देगा। भाई किसी को कानून में हाथ लेना, मौत के घाट उतारना, आपको सजाएं मौत दे सकता है। इसके लिए कानून व्यवस्था है कि अगर आपके साथ अपराध हुआ है, आइए हमारे पास और हमसे न्याय लीजिए। हालांकि इसका रास्ता थोड़ा लंबा होता है, लेकिन कम से कम न्याय तो मिलता है। आए समझ में? और आज भी हमारे सुप्रीम कोर्ट में इतनी ताकत है, इसीलिए आदमी बोलता है कि चल मैं तुझे कोर्ट में देख लूंगा। बोलता है कि नहीं बोलता? क्योंकि उसको विश्वास है कि यहां पर मुझे न्याय मिलेगा। और आपको बता दें, यहां पर जो न्यायमूर्ति होती हैं, यूपीएससी का एग्जाम क्लियर करते हैं, बहुत पढ़े लिखे नागरिक होते हैं। कोई भी न्यायमूर्ति किसी का भी बुरा नहीं चाहता, हमेशा पक्ष की बात करते हैं, ठीक है। अगर गलत है तो गलत है, और सही है तो सही है। 1% का मतलब फायदा, 1% में घूस होने एक्सेप्ट नहीं करते। यही सबसे बड़ी ताकत है हमारे देश की। क्लियर है? हालांकि थोड़ी मतलब डॉक्यूमेंटेशन और तारीखों में जाना ये थोड़ा सा जटिल हो जाता है। आप सोचिए कि न्यायालय पे भरोसा होता था लोगों को तभी तो जब हमारा चित्रकूट का डिस्ट्रिक्ट जब बांदा लगता था और तहसील बांदा में होती थी और न्यायालय बांदा में हुआ करते थे, तो यहाँ के लोग 70 किलोमीटर का दायरा पैदल तय करते थे और तारीख में जाते थे और वहाँ पर जज अगली तारीख देते थे, तो वहाँ साइन करके वापस पैदल आते थे। मैं अपने बाबा की बात बता रहा हूँ, ठीक है जी। हमने कोई केस नहीं किया और हम चाहते भी नहीं कि ऐसा कोई केस करे जिसमें न्यायालय के चक्कर काटने पड़े, है ना। कोर्ट में देख लूंगा ये कहना आसान है, लेकिन देखना बड़ा मुश्किल है। पैसा खर्च होता है, समय की बर्बादी होती है। इससे अच्छा जब संविधान ने बोला है कि भैया मेरे हिसाब से चलिए, संविधान के हिसाब से चलिए, तो संविधान से हिसाब से चलो, कभी आपको कोई दिक्कत ही नहीं होगी। बताइए, आपने देखा होगा आए दिन जो है अपराध होते हैं, तो वो तो संविधान को हाथ में ले लिया ना, कानून को हाथ में ले लिया ना, अब काट रहे हैं चक्कर। जब यहाँ पर पुलिस कह रही है कि हेलमेट लगाना है, आरसी पेपर लेके चलना है, तो चलो ना, नहीं चलते तो फिर दिक्कत हो जाती है, पैसा देना पड़ता है, कोर्ट के चक्कर लगाने पड़ते हैं। संविधान ने बोला है कि अगर आपके साथ अपराध हुआ है तो आइए मेरे पास, मैं आपको न्याय दूंगा। नहीं, आप खुद ही निर्णय करने, आप जो है सुप्रीम कोर्ट बनने की कोशिश करते हो, है ना, सजाए मौत पहले से दे देते हो, मेरी लाइफ मेरा फैसला। ऐसा नहीं होता है। आए समझ में? अगला बात करते हैं सलाहकार क्षेत्राधिकार कि सुप्रीम कोर्ट कई मैटर में सलाह भी दे सकता है। अनुच्छेद 143 के तहत, समझिएगा, अनुच्छेद 143 के तहत, ये बहुत बार पूछा जाता है, रट लीजिएगा, लिख लीजिएगा। अनुच्छेद 143 के तहत
ये जो सुप्रीम कोर्ट है, सुप्रीम कोर्ट राष्ट्रपति को सलाह देता है, ठीक है। इसको उल्टा भी समझिए कि हमारा जो राष्ट्रपति है, राष्ट्रपति अनुच्छेद 143 के तहत सुप्रीम कोर्ट के जजों से सलाह ले सकता है, सलाह मशवरा कर सकता है। आया समझ में? कोई दिक्कत यहां पर? टाइम कितना हुआ? 10 बज गया। अरे वाह, 1:10 देख रहे हो। मैं समझ सकता हूँ, गर्मी इतनी ज़्यादा पड़ रही है ना। 1:10 एक स्टूडेंट जाइए, एक बोतल में पानी ले आइए, उसका लाइएगा कैंपर का या मटके का, ठीक है। मटके का ही है, अभी लाए हो? बहुत पहले कर ले आओ, कोई बात नहीं, ठीक है। ओके, तो ये चीज़ आप लोगों ने देखा, सुप्रीम कोर्ट का ये शक्ति हमने देख लिया। आगे क्या शक्ति है? अभिलेखों का न्यायालय। अगला क्या है? अभिलेखों का न्यायालय। ओके, जैसे अभी मैंने आपको थोड़ी देर पहले बताया था कि सुप्रीम कोर्ट का जो भी फैसला होता है, जो भी निर्णय होता है, बाकायदा उसका अभिलेख बना के संरक्षित किया जाता है। क्यों? क्योंकि आगे यह जान सकें कि उस समय किसी भी सुप्रीम कोर्ट ने या किसी भी सुप्रीम कोर्ट के जज ने क्या फैसला लिया था। आया समझ में? तो यहां पर इसकी व्यवस्था कुछ इस तरीके से दी गई है कि उच्चतम न्यायालय की कार्यवाही एवं उसके फैसले सर्वकालिक अभिलेख व साक्ष्य के रूप में रखे जाएंगे और इन अभिलेखों पर किसी अन्य अदालत में चल रहे मामले के दौरान प्रश्न नहीं उठाया जा सकता। ध्यान दीजिएगा, सुप्रीम कोर्ट का जो भी फैसला होगा, सुप्रीम कोर्ट को छोड़कर बाकी किसी न्यायालय में इसके ऊपर मुकदमा दायर नहीं किया सकता, क्योंकि इसका जो फैसला होता है वो सर्वमान्य होता है, सबको मानना पड़ेगा। आए समझ में? कल को ये जिला न्यायालय वाले सोचे कि सुप्रीम कोर्ट को जाके जो है दायर कर दे याचिका, है ना, तो दायर कर दे, ऐसा नहीं हो सकता है, ठीक है। कल को तुम्हारा कोई विवाद हो जाए किसी बहुत अच्छे बॉडी बिल्डर से, तुम बोलो देख लूंगा सिद्धांत सर को लेके आऊँगा कल मैं, ऐसा नहीं हो सकता, ठीक है। मुझे भी अपनी ज़िंदगी प्यारी है, तो मैं क्यों नहीं लड़ सकता भाई उसमें? अरे उसका आकार देखो, हमारा आकार देखो, तो आकार देखो ना सुप्रीम कोर्ट का, इसका दायरा कहाँ पे है? पूरे भारत में, इसका दायरा पूरे भारत में है। अव्वल, बहुत ज़्यादा अव्वल जज होते हैं इसके, और इनको बहुत ज़्यादा एक्सपीरियंस होता है, इसीलिए जो इनसे छोटे न्यायालय हैं वह इन पे मुकदमा नहीं कर सकते कि आपका फैसला गलत था। इनका जो फैसला है वो सर्वमान्य है, ठीक है। पता चला तुम लेके चले, मेरी आवाज़ ही नहीं निकली वहाँ पे उसको देखने के बाद, ठीक है। चलिए, ये हुआ। उसके बाद क्या है? न्यायिक समीक्षा। न्यायिक समीक्षा, समीक्षा का मतलब क्या होता है? इंस्पेक्शन करना। समीक्षा का मतलब क्या होता है? इंस्पेक्शन करना। अच्छा ये बताइए, किसका इंस्पेक्शन करेगी? ये केस का करेगी ना, केस की समीक्षा करेगी। संसद ने कोई निर्णय लिया, उसकी समीक्षा करेगी। समीक्षा का मतलब जांच पड़ताल करना कि क्या वास्तव में जो निर्णय लिया गया क्या वो सही है। सुप्रीम कोर्ट से नीचे कौन सी अदालतें? हाई कोर्ट, जिला न्यायालय, अधीनस्थ न्यायालय, ठीक है। इन लोगों ने जो भी डिसीजन लिया होगा, सुप्रीम कोर्ट के पास यह ताकत है, यह आप बोल सकते हो अधिकार है कि जितने भी निचली अदालतें हैं उन सब में से उनका केस मंगा लिया जाए और उस केस की समीक्षा की जाए कि वास्तव में इन्होंने सही डिसीजन लिया है या नहीं। अगर लिया है तो कोई बात नहीं, अगर नहीं लिया है सही डिसीजन, तो सुप्रीम कोर्ट के पास यह भी अधिकार है कि उस डिसीजन को बदल दे, पलट दे और अपना फैसला सुना दे। आए समझ में? यह है शक्ति किस चीज की? न्यायिक समीक्षा की। और अन्य शक्ति में फिर वो छोटी छोटी शक्तियां आ जाती हैं। आए समझ में? जैसे मान लीजिए कि संसद ने कोई निर्णय लिया जो कि सुप्रीम कोर्ट को लगता है कि गलत है, तो सुप्रीम कोर्ट मना कर देगा, नहीं ये डिसीजन नहीं चलेगा, आप अपना डिसीजन वापस लीजिए, ठीक है। क्लियर है? ओके, यहाँ तक कोई डाउट है किसी को? अगर किसी को कोई पूछना है तो पूछिए, नहीं तो आगे बढ़ते हैं। किसी को कोई भी डाउट आए तो पूछिए, नहीं तो आगे बढ़ते हैं। थैंक यू। नहीं ले लीजिए, किसी और को भी जरूरत पड़ेगी। चलिए, यहां तक आपका हो गया, कंप्लीट हो गया। अच्छा, स्टार्टिंग में मैंने क्या बताया था? अनुच्छेद 122 से लेकर कहां तक? अनुच्छेद 147 तक।
वहाँ पर बॉयज़ एंड गर्ल्स थोड़ा सा गलत हो गया है। वहाँ पे गलत ये हुआ है कि अनुच्छेद 124 से लेकर 147 तक है, ये थोड़ा ध्यान दीजिएगा। वहाँ पे थोड़ा सा गलत हो गया है, अनुच्छेद 124 से लेकर 147 तक कर लीजिए, ठीक है, वो थोड़ा सा गलत हो गया है, अनुच्छेद 124 से लेकर 147 तक, ठीक है। चलिए अब एक एक करके उसको देखते हैं कि 124 से लेकर 147 तक में क्या क्या वर्णित है, ठीक है। अब ये पार्ट आप लिखते भी जाइएगा, ठीक है, क्योंकि इंपॉर्टेंट है। तो सबसे पहले आप लिखिए अनुच्छेद 124, ठीक है, अनुच्छेद 124, ये यहाँ पर अनुच्छेद हैं, ठीक है। अनुच्छेद 124 मतलब एससी, एससी का मतलब क्या होता है? सुप्रीम कोर्ट। एससी का मतलब क्या होता है? सुप्रीम कोर्ट की स्थापना एवं गठन, स्थापना या क्या है? गठन। अनुच्छेद 124 क्या कहता है? अनुच्छेद 124 कहता है कि सुप्रीम कोर्ट की स्थापना या फिर गठन। उसके बाद है अनुच्छेद 125, अनुच्छेद 125, ठीक है, न्यायाधीशों का वेतन, न्यायाधीशों का वेतन। इसके बाद है अनुच्छेद 126, मुख्य न्यायाधीश की नियुक्ति। आगे है 127, अनुच्छेद 127, अनुच्छेद 127 कहता है तदर्थ न्यायाधीशों की नियुक्ति, तदर्थ, तदर्थ न्यायाधीशों की नियुक्ति। उसके बाद आता है अनुच्छेद 128, अनुच्छेद 128 में क्या है? देखिए अनुच्छेद 128 में बता देता हूं। अनुच्छेद 128 कहता है जब भी सुप्रीम कोर्ट के जजों की बैठक होगी तो अनुच्छेद 128 यह शक्ति देता है कि जो भूतपूर्व जज है उनको भी बुलाया जा सकता है। जैसे मान लीजिए कोई भूतपूर्व जज है और वो रिटायर हो गया, उनको भी बैठक में बुलाया जा सकता है। जैसे कोई भी फौजी जब रिटायर होता है तो अगले 3 साल तक लड़ाई के लिए उसको बुलाया जा सकता है। आया समझ में? जैसे कैप्टन सर है अपने, अभी कैप्टन सर अगर मान लीजिए लड़ाई छिड़ गई तो कैप्टन सर को बुलाया जा सकता है वापस, ठीक है। आया समझ में? तो ये क्या है? पूर्व जजों को बुलाना, पूर्व जजों को बुलाना, ठीक है, किसके लिए? बैठक के लिए। मान लीजिए कोई ऐसा केस है जहां पे निर्णय नहीं ले पा रहे हैं तो वहां पर क्या होगा? पूर्व जजों को क्या करेंगे? ये बुला सकते हैं, उनकी राय ले सकते हैं। आया समझ में? अगला है 129, अभिलेख न्यायालय। इसका मतलब समझे थे ना? अभिलेख न्यायालय। अनुच्छेद 130, अनुच्छेद 130 मतलब एससी का आसन। अनुच्छेद 131, अनुच्छेद 131 मूल क्षेत्राधिकार, एससी का मूल क्षेत्राधिकार, ठीक है। 131 ए, 131 ए इसको मैं बता देता हूं, ये बहुत ज्यादा है, इसमें लिखा जाएगा। देखिए आर्टिकल 131 ए क्या कहता है? केंद्रीय कानूनों की संवैधानिक वैधता से संबंधित प्रश्नों के बारे में उच्चतम न्यायालय का विशेष अधिकार, ठीक है। लेकिन ये क्या हो चुका है? ये अब निरस्त हो चुका है। क्या हो चुका है? निरस्त हो चुका है, ठीक है। वो हमारे एग्जाम के लिए इतना ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है, लेकिन फिर भी आप इसको लिख लीजिए, क्योंकि नॉलेज तो देखो नॉलेज होती है ना। कोई भी नॉलेज कभी भी नुकसान नहीं करती है, और बल्कि आपका एक्सपीरियंस होगा तो आप दूसरे को नॉलेज ही देंगे, ठीक है। रुक जा, मैंने जो बोला समझ में आया? है बता, उससे पहले क्या बताया? हाँ ब्लैंक,
आगे लिखिए 132 अपीलीय क्षेत्राधिकार। 132 अपीलीय क्षेत्राधिकार। 132 क्या है? अपीलीय क्षेत्राधिकार है। ठीक है। 133 सिविल मामलों में एससी में अपील। एक सौ चौंतीस कहता है आपराधिक मामलों में अपीलीय क्षेत्राधिकार। आपराधिक मामलों में अपीलीय क्षेत्राधिकार। ठीक है। 134 क्या कहता है? आपराधिक मामलों में अपीलीय क्षेत्राधिकार। 135 देखिए, ये जो 135 है, 135 इतना ज़्यादा बड़ा है कि इसमें नहीं आ सकता, तो मैं उसको मौखिक बोल देता हूं। उच्चतम न्यायालय द्वारा 135 कहता है उच्चतम न्यायालय द्वारा वर्तमान कानूनों के अंतर्गत संघीय न्यायालयों के क्षेत्राधिकार तथा शक्तियों का उपयोग। 136 अपील के लिए विशेष अवकाश। 136 अपील के लिए विशेष अधिकार। अपील के लिए विशेष अधिकार। ठीक है। 137 निर्णय और आदेश की समीक्षा। 137 निर्णय और आदेश की समीक्षा। ठीक है। 138 कहता है क्षेत्राधिकार को विस्तारित करना। क्षेत्राधिकार को विस्तारित करना। इसके बाद आता है 139। 139 क्या बोलता है? रिट जारी करना। ठीक है। रिट जारी करना। 140 कहता है आनुषंगिक शक्तियां। एससी की आनुषंगिक शक्तियां। 140 कहता है सुप्रीम कोर्ट की आनुषंगिक शक्तियां। क्लियर है। इसके बाद आता है 141। ठीक है। 141 एससी का कानून। एससी का मतलब क्या है? सुप्रीम कोर्ट। एससी का कानून सभी न्यायालय में एससी का कानून सभी न्यायालय में लागू होना। 141। ठीक है। फिर आता है 142। 142 कहता है आदेशों का प्रवर्तन करना। आदेशों का प्रवर्तन करना। आदेशों का प्रवर्तन करना। ठीक है। ये जगह हमारे पास कम बची है, यहां पे लिख देते हैं। ठीक है। 142 हो गया उधर तक, इधर लिख देते हैं 143। अब 143 क्या है बताइए?
143 राष्ट्रपति को सलाह देना। ठीक है, बिल्कुल सही, राष्ट्रपति को सलाह। 144 क्या कहता है भाई? सिविल तथा न्यायिक अधिकारों को उच्चतम न्यायालय को सहायक होना। उसमें जगह नहीं है तो मैं बता ही दे रहा हूं। 144 का मतलब है सिविल तथा न्यायिक अधिकारियों का उच्चतम न्यायालय का सहायक होना। फिर आता है 145 एससी के नियम। एससी के क्या है? नियम। 145 क्या है? एससी यानी सुप्रीम कोर्ट के नियम। 146 एससी के पदाधिकारी तथा सेवक। 146 एससी के पदाधिकारी और क्या है? सेवक। 147 है व्याख्या। तो ये पूरा कंप्लीट है आपका। सुप्रीम कोर्ट के जितने भी प्रश्न आ सकते हैं वो इसी वीडियो से और इसी नोट से आ सकते हैं, इसके बाहर कुछ नहीं आएगा। ठीक है, इसको बंद कर दीजिए।